हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग। आप लोग के एमआरएस अकाउंटेंट ईयर 2 के प्रैक्टिस सेट चल रहे थे। आज की वीडियो में आप लोगों के मिक्स क्वेश्चन रहने वाले हैं। जैसे कि प्रीवियस वीडियो जो आई थी इसमें मैंने आप लोग को शेयर कैपिटल से रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा पढ़ाए थे। आज की वीडियो में मिक्स क्वेश्चन रहेंगे और क्वेश्चन यहाँ पर कुछ ईजी रहेंगे, कुछ टफ लेवल के रहेंगे, कुछ न्यूमेरिकल भी इंक्लूड किए हैं मैंने। तो एंड तक वीडियो को ज़रूर से देखिएगा। काफ़ी हेल्पफुल वीडियो है और क्वेश्चन बहुत अच्छे आपको देखने को मिलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, देखते हैं और साथ में वीडियो को हाइप ज़रूर कर दिया करिए और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ ग्रुप्स में, टेलीग्राम ग्रुप पर वीडियो को प्लीज़ शेयर आप लोग ज़रूर से कर दिया करिए। आइए शुरू करते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेंट एसेट? निम्न में कौन चालू संपत्ति नहीं है? फर्नीचर, स्टॉक, सन्डी डेटर, कैश एट बैंक। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है इसमें से कौन सी करेंट एसेट नहीं। अब ये बहुत इजी लेवल का क्वेश्चन है। अब जो आपका पेपर आता है उसमें जो 40 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे सारे क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होंगे। कुछ मॉडरेट होंगे, कुछ ईजी होंगे और कुछ डिफिकल्ट होंगे। तो सारे ही क्वेश्चन पे आपको ध्यान रखना है कि कहीं से भी आपको नंबर मिस ना होने चाहिए, आपको वो मार्क्स पूरे मिलने चाहिए। क्योंकि असली खेल जो है पूरा वो टियर 2 में ही है। टियर 1 जो था वो आपका क्वालिफाइंग नेचर का था, लेकिन जो टियर 2 है वो सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसी के बेसिस पे आपको आगे के लिए सिलेक्ट किया जाएगा। इसलिए इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंपटीशन में आपको मार्क्स ज़्यादा लेकर के आने हैं, आपको ये भी ध्यान रखना है। यहाँ पर चालू संपत्ति कौन सी नहीं है, करेंट एसेट नहीं है? फर्नीचर, स्टॉक, सन्डी डेटर और कैश एट बैंक। तो यहाँ पर स्टॉक है, सन्डी डेटर है और कैश एट बैंक। ये तीनों ही क्या है? ये तीनों आपकी क्या हो जाती हैं? करेंट एसेट हो जाती है। और जो फर्नीचर है ये क्या हो जाएगा? ये फिक्स्ड एसेट होगी। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए है। चलिए नेक्स्ट है, गुडविल क्या है? बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है लेकिन बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट भी कह सकते हैं इसे। कि गुडविल क्या होती है? करेंट एसेट है, फिक्स्ड है, इंटेंगिबल है, फिक्टिशियस एसेट है। तो गुडविल जो होती है क्या आती है तो एसेट ही, लेकिन आप इसे देख नहीं सकते। आप इसकी सिर्फ वैल्यूएशन निकालते हैं। अलग अलग मेथड होते हैं इसको निकालने के। एवरेज प्रॉफिट मेथड है, कैपिटल सुपर प्रॉफिट मेथड है, या फिर जो आपका कैपिटलाइजेशन मेथड होता है, एन्युटी मेथड है। इन मेथड से हम गुडविल को निकाल सकते हैं। तो ये किस तरह की है? ये एक अमूर्त संपत्ति होती है, इंटैंगिबल होती है, फिक्टिशियस नहीं होती, कृत्रिम नहीं होती। ये आपकी इंटैंगिबल होती है। कृत्रिम कौन से एसेट हो जाती हैं? जो आपके मिसलेनियस एक्सपेंडिचर के अंतर्गत हम दिखाते हैं। जो सबसे लास्ट में जो आपका बैलेंस शीट बनती है उसमें एसेट साइड में सबसे लास्ट में जो मिसलेनियस एक्सपेंडिचर में आते हैं, जैसे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हो गए आपके, ये भी ध्यान में रखिएगा। ये भी आपके पूछे जा सकते हैं। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हो गए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो आपके एक्सपेंसेस हो जाते हैं, डिस्काउंट है, जो डिस्काउंट आप इशू कर रहे हैं शेयर्स पर, डिबेंचर्स को वहाँ पर दे रहे हैं, वो आ जाता है। तो इस तरह की चीज़ें आपकी फिक्टिशियस एसेट में आती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉस्ट अकाउंटिंग इज पार्ट ऑफ, लागत लेखांकन भाग है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, दोनों का, इनमें से किसी का नहीं। अच्छा क्वेश्चन है, काफी पूछा जाता है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग जो होती है उसे हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ही एक हिस्सा मानते हैं, क्योंकि इसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो आपके लिखे रखे जाते हैं, जो भी आपने एक्सपेंसेस किए होते हैं उन सबसे रिलेटेड जो होता है लेखा रखेंगे, रिकॉर्ड बनाते हैं वर्ष के अंत में। उसके बाद उनसे हम वित्तीय स्थिति के बारे में जानते हैं। जो कॉस्ट अकाउंटिंग होती है उससे किसी भी प्रोडक्ट की जो आपने बनाया है उसकी कॉस्ट बनाने की क्या आई है और उसमें हमें कितना प्रॉफिट ऐड करना है और सेल क्या हमको रखनी है। प्रॉफिट ऐड करने के बाद हमारी सेल क्या होगी वो उसको हम डिसाइड करते हैं, जो कॉस्ट अकाउंटिंग होती है उसमें। तो यहाँ पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ही एक हिस्सा होता है। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग में दिखाते हैं, कॉस्ट में नहीं दिखाते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कॉस्ट अकाउंटिंग में दिखाई जाती हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में नहीं दिखाई जाती हैं। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज नॉट द टेक्निक ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर एनालिसिस? कौन पूंजी संरचना विश्लेषण की तकनीक नहीं है? ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, कैपिटल गियरिंग, कैपिटल बस्टिंग, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है? पूंजी संरचना के विश्लेषण की। अब कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए? तो आपको पता होगा कि इक्विटी कैपिटल भी होती है। सबसे पहले अगर डिफाइन करें इसे तो आप बेसिकली इस तरह से कर सकते हैं। एक तो हम जो कैपिटल हमारी होती है उसमें हम शेयर्स का एक हिस्सा होता है, और दूसरा जो होता है हमारा, दूसरा जो हिस्सा हो जाएगा वो हम बोरोइंग्स हो जाती हैं, जिसमें कि आपकी लॉन्ग टर्म, यहाँ पर क्योंकि कैपिटल की बात हो रही है तो लॉन्ग टर्म ही आएंगी। तो बोरोइंग्स में क्या चीज़ें आ जाती हैं कि जो आप लोन ले रहे हैं या जो डिबेंचर्स होते हैं। शेयर्स में शेयर आपके दो तरह के हो जाएंगे, एक प्रेफरेंस हो जाते हैं और दूसरे हो जाते हैं इक्विटी शेयर्स। अब प्रेफरेंस में भी आपको ये होता है
कि प्रेफ़रेंस में हमें एक निश्चित दर से एक परसेंटेज लगी रहती है इसके साथ, उस पर आपको डिविडेंड देना है। इक्विटी में पहले से डिसाइडेड नहीं होती, जैसा प्रॉफ़िट होता है उसके अकॉर्डिंग डिसाइड की जाती है एनुअल जनरल मीटिंग में। और बोरोइंग्स में डिबेंचर, अब इसमें डिबेंचर आते हैं कि आप डिबेंचर ले सकते हैं। इसमें भी यहाँ पे एक फ़िक्स्ड रेट पे आपको उसमें इंटरेस्ट देना होता है और दूसरे क्या चीज़ हो सकती है, आप लोन ले सकते हैं। तो ये इस तरह से हमारा एक क्या बनता है, कैपिटल स्ट्रक्चर। अब इन दोनों को अगर टोटल कहें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये कैपिटल स्ट्रक्चर है। तो कितनी हमको लेनी है कब, कितनी हमको प्रेफ़रेंस रखनी, कितनी इक्विटी रखनी, कितना डिबेंचर, कितना लोन, या सिर्फ़ हम जो है एक शेयर्स ही लेंगे, हम बोरोइंग्स नहीं रखेंगे। तो इन सबको मिलके जो डिसीज़न लिया जाता है, वही हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर कहलाता है, पूंजी संरचना कहलाती है। तो यहाँ पर कौन-सी वो तकनीक, अब कुछ टेक्निक्स का यूज़ किया जाता होगा इसके लिए, क्योंकि एक स्टार्ट कर रहे हैं बिज़नेस आप, तो उस टाइम पर आपके पास प्रॉफ़िट तो कुछ नहीं है। आपने पूँजी तो ले ली, लेकिन पलट कर आपको देना भी तो है। आपको प्रेफ़रेंस पर डिविडेंड देना ही देना है, आपको डिबेंचर पर इंटरेस्ट देना ही देना है, लोन पे इंटरेस्ट देना ही देना है। हाँ, इक्विटी पे ये ऑप्शन रहता है आपके पास कि आवश्यकता हो तो आप जो है डिविडेंड दीजिए, अगर नहीं है आपके पास सफिशिएंट अमाउंट में प्रॉफ़िट तो आप नहीं भी देते हैं। लेकिन आपको एक एक आइडियल सिचुएशन, आइडियल कैपिटल स्ट्रक्चर अपना तैयार करना पड़ता है, तो उसके लिए टेक्निक्स चाहिए। तो कौन-सी टेक्निक इसमें नहीं है, जो कैपिटल बजटिंग है, वो एक टेक्निक नहीं होती। बाकी ये तीनों ही टेक्निक्स होती हैं, जो आपने अलग-अलग पढ़ी भी होंगी। कैपिटल बजटिंग इसका भाग नहीं है, तो आपको पूरा स्ट्रक्चर अब समझ में आ गया होगा इसका अच्छे से। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी है। चलिए नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 2013, इट इज रिक्वायर्ड टू पे मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट ऑन कॉल्स इन एडवांस। कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार अग्रिम याचना पर अधिकतम ब्याज की दर क्या दे होगी? बहुत अच्छा और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि कॉल इन एडवांस, तो प्रीवियस वीडियो जो मैंने पढ़ाई थी वहाँ पर आपको शेयर्स के बारे में पूरा बहुत अच्छे से एक एक क्वेश्चन मैंने समझाया था। तो उसी में मैंने आप लोग को बताया था कि कभी कभी नहीं चुकाता है तो वहाँ पर क्या रहता है, कभी कभी पेमेंट नहीं करता है जो शेयर होल्डर है, तो वहाँ पर हमारा क्या बन जाता है, कॉन्सिग्नेटर बनता है। और इसी तरह लेकिन अगर ज़्यादा अमाउंट में दे देता है तो कॉल इन एडवांस हो जाता है, या ज़्यादा उसने दे दिए, अलॉटमेंट मनी अगर 30 रुपये माँगी गई थी, उसने 50 रुपये दे दी, तो जो ये 20 रुपये का डिफरेंस है, ये कॉल इन एडवांस में आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये कॉल इन एडवांस में होता है। अब कंपनी के पास ये 20 रुपये तो आ गए हैं, तो कंपनी ऐसे तो नहीं रखेगी, इस पर इंटरेस्ट भी देगी। तो वो इंटरेस्ट जो देती है कंपनी, वो उसमें कितनी होना चाहिए, उसकी रेट क्या होनी चाहिए, ये क्वेश्चन है। 5%, 10%, 12% या फिर 15%। तो क्या होता है, 12% हो जाती है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी है। अब सेम ऐसा ही क्वेश्चन बनता है कि कॉस्ट इन एरियर पर अगर कंपनी आपको दे रही है, तो कंपनी अगर आपने याचना करी कंपनी ने और आपने नहीं चुकाया, तो कंपनी आपसे लेगी भी तो लेने पर कितनी परसेंट पे आपसे लेगी वो इंटरेस्ट? आपके पास कंपनी के पैसे हैं, आपने कंपनी को नहीं दिए, तो कंपनी आपसे विद इंटरेस्ट वसूलेगी, तो उस पर कितनी दर होनी चाहिए? तो वो 10% है। तो इन दोनों ही पॉइंट्स को ध्यान में रखिएगा, कॉस्ट इन एडवांस 12%, कॉस्ट इन एरियर 10%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर न्यूमेरिकल आ जाता है आपका, व्हाट विल बी क्विक रेशियो इफ करंट रेशियो, यहाँ पर बता दिया है कि करंट रेशियो जो है वो 3:1 है। आपसे कह रहा है कि क्विक रेशियो क्या होगा। एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है, स्टॉक है 30,000 का, टोटल करंट लायबिलिटीज है 60,000 की। अब आपको इससे क्या निकालना है, आपको निकालना है क्विक रेशियो। तो क्विक रेशियो का सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता है, पहले ये देख लीजिए। बहुत ही सिंपल सा है, ये सारे रेशियोज इंपॉर्टेंट हैं, इससे न्यूमेरिकल आपके पूछे जाएंगे। न्यूमेरिकल इसमें आ सकते हैं, जो लॉन्ग क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव वाले लिखने को आएंगे, वहाँ पर भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके। और ओएमआर पे जो आपको करना होगा ऑब्जेक्टिव में, वहाँ भी पूछा जा सकता है। तो इसका निकालने का फॉर्मूला हो जाता है लिक्विड एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। जिस तरह आपका ये करंट रेशियो का फॉर्मूला है करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, तो एक रेशियो में सिर्फ यहाँ पर लिक्विड एसेट हो जाती है। तो आपको निकालना क्या है, लिक्विड एसेट निकालना है। लेकिन इसके लिए हमको पता होना चाहिए करंट एसेट। तो करंट एसेट कैसे निकाली जाएगी, अब यहाँ पर करंट एसेट जो आपकी दे रखी है, सॉरी करंट रेशियो को पहले हम लिखते हैं अगर, तो 3/1 हो जाएगा, 3:1 दे रखा है। और यहाँ पर टोटल करंट लायबिलिटी हमको बता दी है कितनी, 60,000 की। तो ये हो गई हमारी, और यहाँ पर मान लीजिए कि करंट एसेट हमारी एक्स है। तो एक्स की वैल्यू अगर हम यहाँ पर निकालेंगे तो कितनी आएगी, तो एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों को, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई में 1,80,000। तो 1,80,000 क्या हो जाएगी हमारी, जो करंट एसेट है वो 1,80,000 निकल कर के आ गई। अब इससे हमारी क्या निकलेगी, लिक्विड एसेट निकलेगी। तो लिक्विड एसेट निकालने के लिए क्या करना है, जो हमारा लिक्विड एसेट होती है उसमें सिर्फ हम जो प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं और स्टॉक जो होता है, इन दोनों को ऐड नहीं करते, बाकी सारी ही
करंट एसेट वाली चीज़ें इसमें रहती हैं। तो यहाँ पर सिर्फ स्टॉक की वैल्यू दे रखी थी, तो 1,80,000 में से आपको क्या करना है, आपको ये स्टॉक के 30,000 रुपए जो है वो लेस कर देने हैं। तो कितना आ जाएगा, 1,50,000 आ जाएगा। तो लिक्विड एसेट हमारी निकल आई 1,50,000। अगर आपके क्वेश्चन में प्रीपेड एक्सपेंसेस भी दे रखे होते तो उसको भी हम लेस कर देते लिक्विड एसेट निकालने के लिए। अब आपको दोनों चीज़ें पता हैं, फॉर्मूला रख के सॉल्व कर लीजिए। क्या हो जाएगा, 1,50,000 अपॉन में करंट लायबिलिटी आ जाएगी कितनी, क्वेश्चन में गिवन है 60,000 की। उसके बाद इसको आप जब डिवाइड करेंगे 0 से 0 चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 2.5:1। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है। तो यहाँ पर आपको पहले करंट एसेट निकालनी थी, उस करंट एसेट से आपको लिक्विड एसेट निकालनी थी, उसके बाद फॉर्मूले में रखकर आपको उसको सॉल्व कर देना था। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, यहाँ पे कह रहा है कि इफ द टोटल एसेट इंक्रीज बाई 1,50,000 एंड द टोटल लायबिलिटीज इंक्रीज बाई 60,000 इन द सेम अकाउंटिंग पीरियड, द कैपिटल इन दैट अकाउंटिंग पीरियड वुड। यदि एक ही लेखा वर्ष में कुल संपत्तियों में 1,50,000 व कुल दायित्वों में 60,000 की वृद्धि हो, तो उस लेखा वर्ष में पूंजी डिक्रीज हो जाएगी 90,000 से इंक्रीज बाई 90,000, डिक्रीज बाई 60,000, इंक्रीज बाई 60,000। अब यहाँ पर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि एक ही अकाउंटिंग पीरियड में कुल संपत्तियां जो टोटल एसेट थी वो 1,50,000 थी और कुल दायित्व जो थे, टोटल लायबिलिटी जो थी वो 60,000, उसमें 60,000 की वृद्धि हो गई। यानी कि जो एसेट बढ़ी है वो 1,50,000 से बढ़ी हैं और जो उसके दायित्व बढ़ गए हैं वो 60,000 से बढ़े हैं। तो उसमें उसकी जो पूंजी है यानी कि कैपिटल है, तो वो उस पर क्या इफेक्ट पड़ा है। तो यहाँ पर क्या होगा, उस वर्ष में लेखा वर्ष में पूंजी क्या होगी, पूंजी जो होगी वो 90,000 से 90,000 से क्या होगी, बढ़ जाएगी। कैसे बढ़ेगी, आइए देख लीजिए। यहाँ पर संपत्तियां जो होती हैं यहाँ पर इज इक्वल टू कुल देनदारियां, यानी कि एसेट इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल लायबिलिटी होती है। अब यहाँ पर इसको और थोड़ा सा एक्सप्लेन करिएगा तो एसेट इज इक्वल टू क्या हो जाता है, लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ये बैलेंस शीट का अकाउंटिंग इक्वेशन है, सिंपल सी। बैलेंस शीट में इसी तरह से हम दिखाते हैं। अब यहाँ पर रख लीजिए 1,50,000 एसेट साइड हो गया, लायबिलिटी में 60,000 हो गया, कैपिटल हमको पता नहीं, एज इट इज लिख लीजिए। अब कैपिटल बाहर आ जाएगा, यहाँ पर लेस करिएगा, 90,000 की पूंजी आपकी बढ़ जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो इस तरह के क्वेश्चन को अकाउंटिंग इक्वेशन में रख करके सॉल्व करना, और अगर आपको प्रैक्टिस अच्छे से तो आपको कुछ नहीं लिखना, आप डायरेक्टली लेस करेंगे, आंसर आपका आ जाएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। विच अकाउंट इज प्रिपेयर टू फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। अंतिम स्कंद की राशि ज्ञात करने के लिए कौन सा खाता बनाया जाता है। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है जो क्लोजिंग स्टॉक हमको निकालना होता है तो हम कौन सा अकाउंट बनाते हैं। हेड ऑफिस अकाउंट है, ब्रांच अकाउंट है, मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट है, इनमें से कोई नहीं। तो सिंपल सी बात है, जब हमको क्लोजिंग स्टॉक निकालना होता है, सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक की बात की जा रही है, तो उसमें हम मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट बनाएंगे। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, following transactions were made by a trade due to these transaction total of sales book will be। एक व्यापारी ने निम्न व्यवहार किए, इनके विक्रय बही का योग होगा। सोल्ड गुड्स टू गुप्ता 4,000, गुप्ता को माल बेचा है 4,000 का। सोल्ड गुड्स टू श्याम ऑन कैश, 5,000 उसने शाम को नगद माल बेचा है। और यहाँ पर मोहन ऑन क्रेडिट 7,000 का मोहन को उधार माल बेचा है। तो अब आपको बताना है कि विक्रय बही, उसकी जो वो सेल्स बुक बना रहा है उसका टोटल क्या होगा, 11,000, 16,000, 12,000 या फिर 9,000। तो यहाँ पर जो सेल बुक होती है, उस सेल बुक में क्या दिखाते हैं, जो भी हमारा क्रेडिट पे होता है उसको ही दिखाया जाता है। जैसे कि यहाँ पर उसने जो शाम को सोल्ड किया है गुड्स को, वो कैश में किया है, तो कैश में किया तो उसे हम कहाँ दिखाएंगे, इसे हम कैश बुक में दिखाएंगे। क्योंकि जो चीज़ें कैश में हमको पेमेंट होती है, रिसीप्ट हम करते हैं, तो उसे हम कैश बुक में दिखाते हैं। जो क्रेडिट पे होगा उसको हम सेल्स बुक में दिखाते हैं। यही थोड़ा-सा ट्रिक था। अगर आप ध्यान नहीं देंगे एग्ज़ाम में, आपने तीनों को ऐड कर लिया, तो यहाँ पर आपका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपके कन्फ्यूज़ करने के लिए 16,000 भी दे रखा है। तो अगर आपने तीनों को ऐड किया, 16 लगा दिया, तो आपकी भी लग जाएगी। यहाँ पर ध्यान रखना है। तो अगर आपने इन तीनों को ऐड किया और 16,000 लगा दिया तो आपके मार्क्स कम हो जाएंगे, इसको ध्यान में रखिएगा। ये सिली मिस्टेक्स ही होती हैं जो कंपटीशन में हमको बाहर कर देती हैं, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना है आपको। जो गुप्ता में यहाँ पर जो बताया है, एग्जैक्टली मेंशन नहीं किया कैश, यहाँ पर एग्जैक्टली मेंशन किया, तो यहाँ पर नहीं किया है और इसलिए हम इसको क्या मानेंगे, इसको हम
क्रेडिट पर ही मानेंगे। और यहाँ पर 4000 दिया भी नहीं था कि आप कंफ्यूज होते। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफिचर अकाउंट इज शोन इन द बैलेंस शीट अंडर द आइटम। अंशरण खाते के शेष को चिट्ठे में प्रदर्शित किया जाता है। यानी जो फॉरफिचर अकाउंट है उसका जो शेष होता है, बैलेंस बचता है, उसे हम कहाँ दिखाते हैं? करेंट लायबिलिटीज एंड प्रोविजन, रिजर्व एंड सरप्लस, शेयर कैपिटल अकाउंट, अनसिक्योर्ड लोन। तो यहाँ पर जो फॉरफिचर अकाउंट का बैलेंस होता है उसको हम दिखाते हैं रिजर्व एंड सरप्लस में। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी वाला होगा। इसको ध्यान में रखिएगा, ये आपसे एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। लास्ट में जो होता है फिर हम ट्रांसफ़र करते हैं, जो आ रहा होता है तो हम कैपिटल रिज़र्व में करते हैं। लेकिन यहाँ पर आपसे ये पूछा था उसको हम किस हेड के अंदर दिखाते हैं, तो रिज़र्व एंड सरप्लस हो जाएगा। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी है। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट नोट और भी देख लीजिए कि जिस वर्ष अंश का हरण किया गया है, यदि उसी वर्ष इनका पुनर्गमन नहीं किया जाता तो हरण खाते की बाकी को पूरी संचय खाते में हस्तांतरित नहीं किया जाता, वरना इसे चिट्ठे में हम दिखाते हैं कि अगर हमने इनको रीइश्यू नहीं किया, जब रीइश्यू कर देते हैं, जैसे अभी मैंने जो बताया था कैपिटल रिजर्व में लास्ट में ट्रांसफर करते हैं, तो मतलब कहने का यही था कि आपने अगर रीइश्यू कर दिया, रीइश्यू करने के बाद जो उसका बैलेंस आ रहा है उसको हम ट्रांसफर कर देते हैं कैपिटल रिजर्व में। लेकिन अगर आपने रीइश्यू नहीं किया, फॉरफिचर अकाउंट में है, तो उसे आप लायबिलिटी साइड में रिजर्व एंड सरप्लस के हेड में वहाँ पर आप उसको दिखाएंगे। चलिए नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो इज फेवरेबल इंडिकेशन इफ इट इज लो। निम्नलिखित अनुपातों में से कौन अनुपात अच्छी स्थिति को प्रदर्शित करता है यदि वो नीचे यानी कि कम है? ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो, करंट रेशियो। तो यहाँ पर कौन सा अनुपात अगर कम हो तो अच्छा है? तो ऑपरेटिंग रेशियो जो होता है, संचालन अनुपात, वो जितना कम होता है वो उतना ही अच्छा माना जाता है। अब क्यों अच्छा माना जाता है, यहाँ पर देखिए, यदि परिचालन अनुपात किसी कंपनी के कुल संचालन व्यय को, जो टोटल उसके एक्सपेंसेस होते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं, उसकी किसके साथ कंपैरिजन होती है? नेट सेल के साथ होती है, कंपैरिजन होती है। तो वहाँ पर की तुलना करके कंपनी के प्रबंधन की कार्य कुशलता को दर्शाता है। इसलिए ये अनुपात जितना कम होगा उतना ही संचालन क्षमता अच्छी मानी जाती है। तो इसलिए यहाँ पर ऑपरेटिंग जो रेशियो होता है, संचालन अनुपात जो होता है, वो जितना कम होगा वो कंपनी के लिए उतना ही बेनिफिशियल होता है, उतना ही अच्छा माना जाता है। इनकम टैक्स वाज रिवाइव्ड इन इंडिया फर्स्ट बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से किसके द्वारा भारत में सबसे पहले आयकर लगाया गया था? सर जेम्स विल्सन, सर जेम्स, सर न्यूटन, सर लुकस पैसियोली। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, कई बार मैं आप लोग को इसको बता चुकी हूँ। किसने लगाया था? जो सर जेम्स विल्सन थे उन्होंने लगाया था। कब लगाया था? 1860 में, 1860 में लगाया था। इसको भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट इज ए। जो ज्ञापन संयुक्त उद्यम लेखा है वो पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है, नॉमिनल है, जॉइंट अकाउंट है। तो मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर जो है वो किस तरह का अकाउंट होता है? ये एक नॉमिनल, नाम मात्र का खाता होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आपका नाम मात्र का खाता है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। और ये बनाया क्यों जाता है? तो ये जो होगा, संयुक्त उपक्रम स्मारक खाता एक तरह का संयुक्त खाता है जिसमें दोनों पक्षों के संयुक्त उपक्रम खातों की डेबिट पक्ष में और क्रेडिट पक्ष में रख करके अंतर ज्ञात कर लिया जाता है जो लाभ या हानि में होता है। क्रेडिट पक्ष अधिक होने पर लाभ तथा क्रेडिट पक्ष डेबिट पर अधिक होने पर हानि होती है। और ये किस तरह का है? नाममात्र। तो जहां से भी प्रॉफिट या लॉस निकल करके आ रहा हो सीधे सीधे नॉमिनल अकाउंट में जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, when one company goes in liquidation and a new company is formed to take over the business of the company which goes in liquidation, this is called। एक कंपनी का समापन होना और इसे ऐसी दूसरी कंपनी को बेचना जिसका निर्माण इसे क्रय करने के लिए ही किया जाता है, तो वो क्या कहलाएगा? अमलगमेशन, एकीकरण, अब्जॉर्प्शन, संविलियन, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन या फिर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि एक कंपनी का समापन हो रहा है और उसे ऐसी दूसरी कंपनी को बेचा जा रहा है जिसको बनाया ही गया है स्पेशली किस लिए? इस कंपनी को क्रय करने के लिए। तो यहाँ पर जैसे कि ए कंपनी है, ए कंपनी लिक्विडेशन में जा रही है और इसको परचेस करने के लिए बी कंपनी बनाई गई है। तो बी कंपनी इसको परचेस कर रही है, उसका बनाई ही इसीलिए गई थी कि ए कंपनी को परचेस कर ले। तो यहाँ पर जो है ये किस तरह का है? ये आपका एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन होता है, बाह्य पुनर्निर्माण होता है। तो कभी-कभी ऐसा होता है कि कंपनी काफ़ी टाइम से हानि में जा रही है, उसके जो शेयर्स हैं उनकी वैल्यू बहुत कम हो गई है, एसेट उसके पास नहीं ज़्यादा रह गई, तो ऐसे सिचुएशन में एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन किया जाता है, जहाँ पे एक नई कंपनी बनाई जाती है, जो कि उस पुरानी कंपनी को परचेज़ कर लेती है।
और जो एकीकरण होता है, एकीकरण में ये होगा कि ए कंपनी है और बी कंपनी है। अब ये दोनों लिक्विडेशन में जाती हैं और ये दोनों मिल करके एक नई कंपनी सी कंपनी को बना लेती हैं, तो वो एकीकरण हो जाता है। संविलियन में क्या होता है, संविलियन में जैसे ए और बी कंपनियाँ हैं, तो ए कंपनी जो है वो बी कंपनी में जाकर के मिल जाती है। कोई नई कंपनी नहीं बन रही, बी कंपनी ऑलरेडी एग्ज़िस्ट कर रही थी, ए कंपनी जाकर बी कंपनी में मिल गई, वो अब्ज़ॉर्प्शन हो जाता है। और आंतरिक पुनर्निर्माण में कुछ नया नहीं बनता है, वो कंपनी अपने ही अंशों का की वैल्यू को कम करके है इस तरह से क्या करती है, अपना पुनर्निर्माण करती है। एक आंसर हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीजेस व्हेन, स्थायी लागत प्रति इकाई में वृद्धि होती है जब वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीज, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट डिक्रीज, प्रोडक्शन वॉल्यूम इन इंक्रीज, प्रोडक्शन वॉल्यूम डिक्रीज। तो यहाँ पर कह रहा है कि फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीज होती है, बढ़ती है, कब बढ़ेगी? तो फिक्स्ड कॉस्ट वैसे तो फिक्स्ड है, लेकिन ये फिक्स्ड होती है सिर्फ आपके टोटल अमाउंट में। जैसे 10,000 रुपए का है, यहाँ पर 5,000 यूनिट आप बना रहे थे जिसपे कि 10,000 रुपए आ रहे हैं, तो ये 10,000 फिक्स्ड है। लेकिन अभी आपने 5,000 बनाया तो पर यूनिट कितना आएगा? 10,000 अपॉन में आप करेंगे अगर 5,000, तो पर यूनिट यहाँ पर आपका निकल कर के कितना आएगा? 2 आएगा। लेकिन आप 5,000 की जगह अब जो यूनिट प्रोड्यूस करने लगी है, अगर आप 2,000 बनाने लगे, तो यहाँ पर यहाँ आपके 10,000 तो रहेंगे ही, टोटल तो नहीं चेंज हो सकता, लेकिन पर यूनिट क्या होगा? अब पर यूनिट आपका निकल कर के 5 आ जाएगा। तो आपने देखा कि पर यूनिट इंक्रीज़ हो गया। आपने यूनिट्स घटाए तो यहाँ पर यूनिट आपकी कॉस्ट ज़्यादा आने लगी। उसी तरह अगर आप बढ़ा देते तो पर यूनिट कॉस्ट क्या होती? कम आती। तो स्थायी लागत प्रति इकाई में कब बढ़ेगी? जब यहाँ पर आपकी जो इकाइयाँ हैं, जो प्रोडक्शन आप कर रहे हैं वो कम हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रोडक्शन वैल्यू डिक्रीज़ेज़, जब उत्पादन की मात्रा घट जाती है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी है। नेक्स्ट है यहाँ पर कि इन केस ऑफ नॉन एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस द अमाउंट टेम्परेरी पुट टू, तलपट के न मिलने की राशि को अस्थायी रूप से रखा जाता है। स्टॉक अकाउंट में, डेटर अकाउंट में, क्रेडिटर अकाउंट में, सस्पेंस अकाउंट में। तो जब तलपट के दोनों साइड डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट होना चाहिए, लेकिन नहीं होते, तो वहाँ पर हम सस्पेंस अकाउंट खोलते हैं और इस सस्पेंस अकाउंट को हम बैलेंस शीट में दिखाते हैं। बाद में एडजस्टमेंट एंट्रीज वगैरह की जाती हैं, क्लोजिंग एंट्रीज होती है। अगर वहाँ पर बैलेंस आपका इक्वल आ गया तो कोई बात नहीं, लेकिन लास्ट में अगर फिर भी बच जाता है तो ऐसे ही सस्पेंस अकाउंट को हम बैलेंस शीट में दिखा देते हैं। एक आंसर हमारा ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हायर डेब्ट इक्विटी रेशियो, यहाँ पर जो अगर उच्च ऋण क्षमता अनुपात है, तो ऋण क्षमता अनुपात परिणाम में होता है लोअर फाइनेंशियल रिस्क होगा, हायर डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग रिस्क होगा, या फिर हायर डिग्री फाइनेंशियल रिस्क होगा, या फिर हायर अर्निंग पर शेयर रिस्क होगा। तो यहाँ पर जो कह रहा है कि हायर डेब्ट इक्विटी रेशियो, डेब्ट अपॉन इक्विटी होता है जो रेशियो, तो वहाँ पर रिजल्ट उसका क्या है, यानी कि डेब्ट क्या हो जाएगा? हायर डिग्री है तो डेब्ट ज़्यादा है, इक्विटी कम हो गई है, तो वहाँ पर क्या रहेगा? हायर डिग्री फाइनेंशियल रिस्क, वहाँ पर उच्च स्तरीय वित्तीय जोखिम भी उतना ही ज़्यादा होगा। तो एक आंसर क्या है? हमारा ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेशन द स्टॉक इन ट्रेड इज वैल्यूड एट, लेखांकन की रूढ़िवादिता की अवधारणा के अनुसार व्यापारिक स्कंध का मूल्यांकन किया जाता है कॉस्ट प्राइस पर, मार्केट प्राइस पर, कॉस्ट और मार्केट प्राइस विचएवर इज हायर या फिर विचएवर इज लोअर। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। जो व्यापारिक स्कंध होता है, लास्ट में उसको वैल्यू जब निकालते हैं तो किस मूल्य पे निकालते हैं? तो दोनों में से जो कम होती है, जो आपकी कॉस्ट प्राइस आ रहा है और जो मार्केट प्राइस, उसमें जो दोनों में जो कम होगा प्राइस, उस पे निकाला जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी आपको, क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इसी तरह की वीडियोज़ आपको रेगुलर मिलती रहें, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।